दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हंट पे। मैं हूं रसूल इसरार फराज और आप देख रहे हैं जीएस हंट। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत लंबे से डिस्कशन होने वाला जो टॉपिक है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक है एमएसपी, यानी एमएसपी क्या है और एमएसपी से संबंधित विवाद वर्तमान समय में क्या है, इसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर हैं, यानी उसी के आधार पे हम एक क्रम से इसको जो है कि डिस्कस करेंगे। यानी एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों सेट की जाती है और एमएसपी से संबंधित वर्तमान समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या आर्गूमेंट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आप ये कह सकते हैं जो हमारे कृषक है, जो किसान है, उनके बीच में क्या विवाद रहे, इनको यहाँ पे हम जो है कि डिस्कस करेंगे। क्या किसान की डिमांड रही है और क्या जो है कि सरकार के तर्क रहे हैं, क्या आर्गूमेंट रहे हैं, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला पॉइंट ये रहा है कि 3 कृषि जो कानून थे उसको जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपील कर लिया, यानी उसको वापस कर लिया। तो जब से ये वापस हुआ है तब से आप ये देखेंगे एक नई डिमांड जनरेट हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा एमएसपी है इस एमएसपी को क्या किया जाए, इसको कानूनी मान्यता प्रदान की जाए, यानी इसको जो है कि लीगलाइज किया जाए ताकि हम एमएसपी का भरपूर जो है कि फायदा उठा सके। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे एमएसपी कुछ इस तरीके से है जिसकी वजह से आपका विवाद जैसी पॉइंट लगातार बनी हुई है सरकार के बीच और किसानों के बीच में। तो यहाँ पे हम एक एक करके, यानी 4 हमारे पास डायमेंशन है, चारों के पॉइंट्स को हम एक एक करके जो है कि समझने की कोशिश करेंगे कि एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों सेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड आल्सो यू कैन से दैट कि विवाद क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आप कह सकते हैं कि हमारे जो कृषक है उनके बीच, या फिर जो कि हमारी किसान यूनियन है उनके बीच, और साथ ही साथ जो इस वक्त जो है कि डिमांड मानी जा रही है ना कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, तो ये लीगल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि एमएसपी क्या है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट आप समझ जाइए कि यहाँ पे एमएसपी का मतलब ये होता है सरकार के द्वारा सेट किया हुआ एक प्राइस है, यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा आपके प्रोडक्शन की प्राइस सेट कर दी जाती है कि आपका कम से कम इतने में गवर्नमेंट आपको खरीदेगी, इसकी वो गारंटी ले रही है। मीन्स वो कह सकते हैं कि बाइंडिंग वाली पॉइंट्स तो नहीं, यहाँ पे लीगलाइज पॉइंट नहीं, एक लीगल रूप से ये कहा जा रहा है कि नहीं, अगर नहीं लेंगे तो फिर आप जो है कि इस पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट के माध्यम से सेट किया जाता है और एक तरीके से कहा जाता है कि यदि मार्केट में आपके जो प्राइस है ना, वो प्राइस में जो है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, एमएसपी पे इसे जो है कि बेच सकते हैं। यानी कुल मिला करके कहने का आशा ये हो गया कि आपका जो एमएसपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सेट किया हुआ प्राइस है, यानी आप कह सकते हैं किसान के जो प्रोडक्शन होंगे, जो प्रोड्यूस होगी, उसको आप खरीदने का एक दावा करते हैं कि हम आपके प्रोडक्शन को इतने में खरीद लेंगे। क्यों? ताकि आपका जब कभी प्रोडक्शन बहुत हैवी हो जाए और आपका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए, ऐसी स्थिति में जो फ्लेक्सिबिलिटीज होती है ना, प्राइस के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उतार चढ़ाव होता है, उस चीज को जो है कि मेंटेन करने के लिए इस चीज को किया गया। यानी ये आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा ये सेट किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि गवर्नमेंट क्यों इसको सेट करती है, तो एक चीज तो इसमें नहीं कह सकते कि इसका एक कारण है जिसकी वजह से प्राइस को सेट किया जाता है। इसमें कोई एक कारण नहीं है, इसमें कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी का मेजरमेंट करती है, एमएसपी को सेट करती है। अब देखो, पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सेट करने के पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि हम कल्याण कर सके किसानों का, और जो उसकी प्राइस की अनस्टेबिलिटी है, यानी जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप इसमें कह सकते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव जो होता है प्राइस का मार्केट में आने की वजह से उसके प्रोडक्ट को, तो उस चीज को स्टेबल करने की बात कही जाती है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो किसान है जो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी जो उपज है उसका सही दाम उसको प्राप्त हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं, एमएसपी को सेट करते हैं। अब आपके दिमाग में जरूर एक बात आ रही होगी कि जब इतना गवर्नमेंट सोच रही है इनके वेलफेयर के विषय में, तो फिर क्यों नहीं इसको लीगलाइज कर देती, और फिर इसमें जो है कि 6% लोग ही ऐसे हैं जिनको जो है कि एमएसपी का फायदा मिलता है। तो आगे मैं भी सारी चीजें आपको बताऊंगा क्यों इस तरीके से होता है और क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और किसान के साथ क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसका पूरा जो है कि अभी भी बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एक उद्देश्य है, यानी सेट करने से पहले ये उद्देश्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से कहा जाता है कि हम इसलिए इसको सेट कर रहे हैं ताकि किसान की आय का उसको सही दाम प्राप्त हो सके। तो ये स्टेबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी स्टेबिलिटीज के लिए जो है कि ये चीजें की जाती है कि उसकी प्राइस की स्टेबिलिटीज बरकरार रहे, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और एनालाइज करके समझने की कोशिश करें, जिसकी एमएसपी सेट नहीं की जाती है, जिसका एमएसपी में कोई दखल नहीं है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि जब कभी आपका कोई प्रोडक्शन मार्केट बेस्ड हो जाता है, गवर्नमेंट के माध्यम से एमएसपी सेट नहीं की जाती है, तो उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप प्याज ले सकते हैं या टमाटर ले सकते हैं। जब कभी हैवी प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और कैपेसिटी रखने की नहीं होती है किसान के पास और वो बहुत ज्यादा सप्लाई कर देते हैं मार्केट में, तो क्या होता है कि उसकी प्राइस अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है, नीचे गिर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी जिनके लिए एमएसपी सेट नहीं की जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है एमएसपी के लिए, जब ये सेट किया जाता है, अगर मान लीजिए कि जब कभी कोई चीज आप मार्केट में ला करके बेचेंगे ना, मार्केट बेस्ड बनाएंगे, तो आपको एक ऑप्शन तो मिलेगा कि हमारी एमएसपी जो है कि इतने से जो है कि सेट है। अगर आपने जो है कि 300 रुपया गेहूं का प्रति क्विंटल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपने सेट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप उससे नीचे नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और आपको एक ऑप्शन है, आप कह सकते हैं, जो आपका प्राइवेट प्लेयर खरीदने वाला होगा, आप उससे कह सकते हैं ये हमारी तो एमएसपी इतनी सेट है, हम तो यहाँ पे आपका बेच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट आपका मेंशन की गई है उसके उद्देश्य में कि हम एमएसपी इसलिए सेट करते हैं ताकि किसान की प्राइस की स्टेबिलिटीज को हम बरकरार रख सके, बनाए रख सके। दूसरा इसका आर्गुमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये दिया जाता है कि हम ये चाहते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है वो उसका हमेशा से जो है कि एक मेंटेन पॉइंट्स बना रहे। ऐसा ना हो कि हमारे किसान जो है वो प्रोडक्शन करे ना, और जब प्रोडक्शन ना करे तो फिर हमारे यहाँ क्या आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फूड सिक्योरिटीज को लेकर के, कि कौन ऐसा होगा जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन करेगा और जो ये हमारी फूड सिक्योरिटी जो हमें खाना प्राप्त हो रहा है वो कैसे मिल पाएगा। तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी फूड सिक्योरिटीज को बनाए रखने के लिए भी एमएसपी को सेट करते हैं। उसका एक उद्देश्य ये भी कि फूड सिक्योरिटीज को बनाए रखना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। एक हमारे पास एक्ट है जिसको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया और इसके अकॉर्डिंग 80 करोड़ भारतीयों को इसमें कवर किया गया, यानी दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम में आप इसको एक स्कीम मान सकते हैं कि 80 करोड़ भारतीयों को जो है कि पीडीएस के माध्यम से अन्न दिया जा रहा है, यानी 1 रुपए 2 रुपए किलो में आपको ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पे उद्देश्य तो इसका फूड सिक्योरिटी का है। और ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एमएसपी जब सेट होती है तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो आपका खरीदारी करता है। खरीदारी करने के बाद एक चैनल चलता है और आपका जो है कि अंतिम प्लेस यानी पीडीएस के माध्यम से आप तक पहुंचता है। तो ये भी उसका एक उद्देश्य है कि जो हमारी भुखमरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस चीज को भी हम रिड्यूस करें। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट हमारे यहाँ ये भी बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लेकर के जो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है कि हमारे पास क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। हम एमएसपी को सेट करते हैं ताकि हम उसमें क्या कर सके, खरीदारी कर सके, और जो लोग जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है, जो वंचित है, उनको आसानी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से यानी गवर्नमेंट के सहयोग से वो चीजें मिल सके। तो फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ना उस चीज को जो है कि सेट किया जाता है कि फूड सिक्योरिटी भी उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, फिर उसके बाद जो है कि उनको प्रोत्साहन करना, या फिर आप कह सकते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो यूएनओ का एक प्लान है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2030 तक का, कि 17 ऐसे प्लान है जिसको 2030 तक प्राप्त करना। उसमें से एक प्लान ये भी है कि हमारी जो गरीबी उस गरीबी को कम करना है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उसके ये सब सारे पॉइंट हो सकते हैं कि हम एमएसपी को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आर्गुमेंट है उसके सेट करने का। अब सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ये चाह भी रही, लेकिन किसान ने क्या आर्गुमेंट दिया था, किसानों ने ये आर्गुमेंट दिया था कि ये एक वक्त ऐसा आएगा कि इस चीज को समाप्त नहीं कर देंगे। जो एमएसपी है, एमएसपी पे हमारी खरीदारी करेंगे नहीं। वैसे भी अगर आप देखेंगे डाटा के मुताबिक सिर्फ जो है कि 6% ऐसे लोग हैं जो एमएसपी पे अपनी खरीदारी करवा पाते हैं। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हर एक किसान को नहीं मिल पाता है। अब देखिए उसके पीछे एक
रीजन पहले यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए, जो हमने आपको बताया था कि ये तीसरा जो सेगमेंट आपका है कि विवाद क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके बाद जो कि किसानों के बीच में विवाद किस बात का है। तो एक तो सबसे बड़ा विवाद इस बात का लेकर के कि लागत सेट करने की है, क्योंकि उस लागत पे ही मिलता है एमएसपी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से वो चीजें होती है। और दूसरा ये है कि जो एमएसपी सेट की जाती है उसको सही ढंग से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है, यानी जो खरीदारी होनी चाहिए वो खरीदारी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे दो सेगमेंट है, यानी जो विवाद के पॉइंट में है, जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, समस्या का कारण है, वो दो तरीके से। नंबर एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि लागत क्या होती है। यहाँ लागत 3 प्रकार से होती है और उसी लागत पे ही क्या किया जाता है, एमएसपी सेट किया जाता है। सबसे पहले आपकी जो लागत आती है उसको A2 बोलते हैं। यानी A2 का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी लैंड है ना, अगर आपकी लैंड है, आपकी जमीन है, तो उसमें अगर किसी चीज का आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें आप उस खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप भाड़ा देंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक लागत हो जाएगी। अगर उसमें उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, बीज का प्रयोग कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, अगर बाहरी लेबर को रख रहे हैं उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें क्या होगी, ये कॉस्ट में आएगी। तो इसको बोलते हैं A2 कॉस्ट, ये A2 कॉस्ट है। और उसके बाद अगर उस परिवार के लोग भी उस जमीन में लगे हुए इन्वॉल्व हैं, जिसको हम FL बोलते हैं, यानी A2 प्लस FL बोलते हैं। तो A2 प्लस FL का मतलब ये होता है कि एक तो आपकी जो जिसमें आपने अपना इनपुट दिया वो, प्लस आपका जो परिवार का लेबर था उसको, इनको इंक्लूड करके एक लागत बनाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है C2। अब C2 का मतलब क्या होगा कि जिस लैंड, यानी जो आपकी निजी स्वामित्व की भूमि है, जिसपे आपका अधिकार है, जिसपे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसकी जो ब्याज दर होगी, ब्याज प्लस आप ये कह सकते हो उसका किराया, इन तीनों को मिलाकर के एक प्राइस बनाई जाती है। तो आपने नाम सुना होगा कि स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन थी उस चीज को लागू करना चाहिए। लगातार किसान इस बात को जो है कि डिमांड में रखते हैं, और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि गवर्नमेंट 1.5 गुना देगी। ये बात जो है कि 1.5 गुना वाली कही जा चुकी कि हम आपको कितना देंगे, 1.5 गुना देंगे। तो 1.5 गुना किस बेस पे देंगे, यानी इस लागत की बात है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसान के बीच विवाद किस बात का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है कि हम जो लागत सेट करेंगे वो A2 प्लस FL करेंगे, A2 प्लस FL करेंगे, यानी परिवार का लेबर होगा उसकी कीमत देंगे, उसको लागत मानेंगे, और जो भी आप इनपुट देंगे उसको हम लागत मानेंगे। तो ये दो स्तर पे आपका जो है कि मेजरमेंट किया जाता है, इसका मापन किया जाता है। किसके माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है। और वो कहती है कि हम इसी पे आपका एमएसपी सेट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, गेहूं है, गेहूं के लिए आपने क्या किया कि आप मान लो कि 150 रुपये, ठीक, 150 रुपए की पूरी लागत लगाई। अब 50 रुपए का उसमें आपने फैमिली लेबर को जोड़ लिया, तो कितना हो गया, ये 200 रुपया हो गया। यानी फाइनल कास्ट आपकी क्या होगी, 200 रुपये। मान लीजिए कि 1 किलो में या 1 क्विंटल में आपको कितना आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है। अब इस 200 रुपये का गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको क्या करेंगे, 1.5 गुना देंगे। तो ये 1.5 गुना आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये 200 रुपया आया, तो 200 रुपये का 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 300 रुपया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से एज ए एमएसपी दिया जाएगा। यानी वो 1.5 गुना तो बता दी। अब यहाँ पे किसान की क्या डिमांड है, किसान इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो आपने लागत सेट की है ना, ये लागत सही नहीं है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था, उन्होंने रिकमेंड गवर्नमेंट से किया था कि अगर आप किसानों का उत्थान चाह रहे हैं तो आपको एमएसपी को इस लागत पे सेट करना चाहिए। तो उन्होंने उसमें आपका C2 बढ़ा दिया, यानी जो उनकी जमीन है उस पे जो ब्याज और उसका जो किराया होता है उसको ऐड कर दिया। तो उतने से लागत बढ़ जाएगी। अगर उतने से लागत बढ़ गई और उसका 1.5 गुना दिया जा रहा है तो उससे ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए कि 100 रुपये यहाँ पे अगर और ऐड कर देंगे तो आपका उसका यानी 300 का जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा देंगे, यानी उसका 3 गुना देंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो विवाद है, ये विवाद लागत को लेकर के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन कुछ और है, वो ये कहती है कि हम इस पे आपको देंगे, और किसानों की जो डिमांड है उस पे वो कह रहे हैं कि हम इस पे आपको लागत बना करके देंगे। तो ये एमएसपी में एक विवाद ये हो गया, यानी लागत को लेकर के। दूसरा इसमें विवाद का कारण ये रहा है कि अभी 6% लोगों को ही ये चीजें मिल पा रही है। अब ये 6% क्यों, तो आपको ये चीजें स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो 23 फसल हैं, उन 23 फसलों का क्या किया जाता है, एमएसपी सेट किया जाता है। 23 फसलों का जो एमएसपी सेट किया जाता है उनमें से एक आप गन्ना को ले सकते हैं, यानी गन्ना का अलग से सेट किया जाता है, और 22 फसल जो कि रबी और खरीफ की आती है। यानी हमारे यहाँ फसल के सेशंस 3 होते हैं, यानी रबी होता है, खरीफ होता है और उसके बाद जायद होता है। जायद के लिए नहीं किया जाता।
तो ये दो फसल होती है, जो रबी होती है, जो खरीफ होती है। अगर मान लीजिए कि मैं रबी कह रहा हूं तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, रबी में आप जो है कि देखेंगे तो गेहूं आ जाता है, जौ आ जाता है, सरसों आ जाती है ना। इस तरीके से करके आपका रबी की फसल आ जाती है। उसी तरीके से आपका खरीफ की फसल आती है, मक्का, बाजरा, ज्वार और उसके बाद आपका चावल। ये सारी चीजें जो है कि इसके अकॉर्डिंग आती है। 2 सेशन में आपको इसका सेट किया जाता है। और उसके बाद इसमें आप ये कर सकते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है, वो इस चीज की रिकमेंडेशन करता है। और फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है वो किसके माध्यम से लिया जाता है, तो आपका एक संसदीय मंत्रिमंडलीय समिति होती है, उसके माध्यम से, यानी आप कह सकते हैं कि आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, जिसके माध्यम से ये किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि कितनी एमएसपी होनी चाहिए। तो ये चीजें आपका यहाँ पे उनके माध्यम से सेट की जाती है। और मैंने आपको क्या बताया कि इसका फायदा बस आपको ये कह सकते हैं कि चावल और गेहूं के लिए ही प्राप्त हो पाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 80 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया गया। उसमें आपको क्या दिया जाता है, गेहूं और चावल ही दिया जाता है, बाकी कोई चीज दी नहीं जाती है। तो यहाँ पे एक विवाद का पॉइंट या फिर कह सकते हैं चिंता का विषय किसानों के सामने ये है कि जो एमएसपी सेट की जाती है उसका सही ढंग से जो है कि इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होता है, खरीदारी भी नहीं होती है। जितने भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन होते हैं उसकी सही ढंग से खरीदारी भी नहीं होती है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों नहीं खरीदारी हो पाती है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिज्म की बात आ रही है तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो है कि हमने बना रखा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके प्रोडक्शन को क्या करेगी, खरीदेगी। तो अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास गोडाउन नहीं है रखने के लिए, तो आप कहाँ जो है कि उसको रखेंगे। यानी उनके पास कैपेसिटी न होने की वजह से भी आपका वो प्रोडक्शन नहीं खरीदते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है गवर्नमेंट के सामने कि हमारे पास जब कैपेसिटी नहीं है तो हम कहाँ पे इस चीज को रखेंगे। इसलिए बहुत जबरदस्त दिक्कत होती है किसान के सामने। और बाकी बहुत सारे ऐसे इशू रहे हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि एपीएमसी है, एपीएमसी में बहुत सारे बिचौलिया रहे हैं। एक मार्केट होता है जिसकी वजह से उनको बहुत ही अच्छी मार्केट नहीं प्राप्त होती है। और ये जो कृषि कानून था मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया भी है। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो उसमें आप जाकर के इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें आपका पॉइंट मेंशन किया गया है कि उसमें क्या क्या एमएसपी में सुधार, एपीएमसी में सुधार किया गया था। तो वो सब सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है कि अभी भी आप कहेंगे एमएसपी सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है, यानी उसका बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अगर किसानों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो किसान के द्वारा ये जेन्युइन है कि वो डिमांड करेंगे कि हमें एमएसपी पे सही ढंग से खरीदारी की जाए। अब यहाँ पे वो डिमांड क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जो आपकी एमएसपी है ना, एमएसपी को लीगलाइज कर दिए, उसको कानूनी मान्यता दे दीजिए। उसको एक्ट के माध्यम से ये कहिए कि इसमें हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्यों नहीं चाह रही है इसको लीगलाइज करना कि एक तो हमारे पास रखने की कैपेसिटी नहीं है। अगर हमारे पास रखने की कैपेसिटी होती तो हम ये कर पाते। और दूसरी पॉइंट ये है कि इतनी ज्यादा फसल का मतलब की खरीदारी करना, ये एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बराबर है। अगर गवर्नमेंट एक जगहों पे सारे पैसे को खर्च करेगी तो बाकी के अदर सेक्टर में वो कहां से पैसे खर्च कर पाएगी। तो ये भी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है कि इसकी वजह से वो जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपका खरीद भी नहीं पाती है, प्लस आपका जो है कि वो लीगलाइज भी करना नहीं चाहती है। तो ये दो मेन इशू हैं। अगर इसमें और पॉइंट इसमें मेंशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट इसमें आप दो मेन इशू को मान सकते हैं। एक तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, दूसरी पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी पॉइंट हमारी ये है कि इसको लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम अभी उतने लेवल तक है नहीं, यानी हमारे पास उतना बजट नहीं है जिसकी वजह से हम इसको नहीं सेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये चीजें सेट हो जाती तो किसानों को कितना फायदा होगा, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर इस चीज को हम सेट कर दे रहे हैं, एमएसपी को यदि हम सेट कर दे रहे हैं, तो एमएसपी को सेट करने से और प्लस इसको आप ये कह रहे हैं कि लीगल कर देने की वजह से, है ना, बेनिफिट ये होगा कि हर हाल में आपको इस चीज को खरीदना पड़ेगा। अगर आपके लिए वो एकदम अनिवार्य हो जाएगा तब तो फिर आपका जो है कि उनको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। वरना आप ये कहेंगे कि वो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि उसको लीगलाइज भी कर दिया जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे ये चीजें समझने की है कि लीगल चीजें कर देने की वजह से उनके पास ऑप्शन होगा। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी मार्केट में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राइवेट प्लेयर है
और आपकी एमएसपी से नीचे दाम सेट करता है तो उसको भी उस कानून के अंतर्गत लिया जाएगा, उसको भी पनिशमेंट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा किसानों को, इसलिए किसान लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी को क्या करना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी एक समस्या है, इसकी वजह से वो नहीं कर रही, लंबे समय से ये डिमांड है। यानी आप कह सकते हैं कि मैंने आपको ये विवाद के जो पॉइंट बताए हैं ये दो स्तर पे, एक तो आपका है लागत के स्तर पे, यानी लागत को लेकर के प्रॉब्लम है, वो स्वामीनाथन की जो कमेटी रही उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया उस चीज को वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे। और फिर उसके बाद आपका जो एक ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के अपने एक पॉइंट्स हैं उसको वो मेंशन करे कि नहीं यही लागत है, इसी को हम लागत मानेंगे और इसी पे एमएसपी को सेट करेंगे। और दूसरे स्तर पे अगर आप देखेंगे जो मैकेनिज्म है एमएसपी को खरीदने और बेचने का